कंपटीशन कैंपस फैमिली में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति। लेकिन स्टार्ट करने से पहले जो नए हैं चैनल पे, उन लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए, तभी आप क्वालिटी जज कर पाएंगे। और यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, आर्टिकल 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 कहता है कि जो राष्ट्रपति हैं वो कार्यपालिका के हेड है। ठीक उसी तरह से आर्टिकल 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और ये उपराष्ट्रपति क्या होंगे? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। राज्यसभा के पदेन सभापति इंग्लिश में कहेंगे एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका मतलब होता है कि जो उपराष्ट्रपति के पद पर रहेंगे वही राज्यसभा के सभापति होंगे। राज्यसभा के सभापति होंगे। तो आप बोलिएगा सर क्या तो राष्ट्रपति भी सभापति होते हैं क्या लोकसभा के, या कहीं के? नहीं, राष्ट्रपति कहीं के सभापति नहीं होते, लेकिन उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति माने हेड, चेयरमैन कहा जा सकता है। राज्यसभा के ये सभापति होते हैं। ठीक, अब एक चीज यहाँ पे एक कंपेयर करते हैं हम लोग कि जो राष्ट्रपति का पद है, भारत में एक राष्ट्रपति होंगे, ये कहाँ से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ठीक है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। लेकिन जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, भारत के राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं, वो किनसे मिलता जुलता होगा? ब्रिटेन की महारानी से। शक्तियां जो है किनके समान है? ब्रिटेन की महारानी के समान। बोलिए क्यों? हम क्या बोले थे, भारत में कैसी व्यवस्था है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। और वो लिया कहां से गया है? ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन की महारानी से शक्ति मिलता जुलता है। ठीक है, लेकिन आप कहिएगा राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से कहीं लिया? तो क्या ब्रिटेन में राष्ट्रपति होते हैं? नहीं, ब्रिटेन में राष्ट्रपति है ही नहीं। तो आप राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से कैसे ले सकते हैं? तो राष्ट्रपति का पद अमेरिका से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से, लेकिन जो शक्तियां हैं वो ब्रिटेन की महारानी के समान है। ठीक, यहां पर चले आए तो जो उपराष्ट्रपति का पद है ये भी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहां से? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और जो शक्तियां हैं, पावर जो है, वो लगभग अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है। ठीक है, लगभग जो शक्तियां हैं वो अमेरिका के उपराष्ट्रपति के समान है। ठीक, अब हम लोग उपराष्ट्रपति देखते हैं, फिर लास्ट में कंपेयर करके देखेंगे और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर एक चीज और आप ध्यान रखिएगा कि जो उपराष्ट्रपति हैं वो राज्यसभा के पदेन सभापति तो हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं है। राज्यसभा के टोटल कितने मेंबर होते हैं? 250। उस 250 में से एक नहीं है, ये राज्यसभा के मेंबर नहीं है। और यदि राज्यसभा के ये मेंबर नहीं है तो इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। ठीक है, मतदान करने का अधिकार, किसी भी बिल या किसी दूसरे प्रस्ताव पर वोटिंग करने का अधिकार इन्हें प्राप्त नहीं होगा। हम लोग आगे पढ़ेंगे कि एक कंडीशन है जब इन्हें वोट डालने का अधिकार होता है, अदरवाइज इन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए क्या क्या योग्यताएं हैं। ठीक है, तो देखिए 2-3 चीजें यहाँ पे देखी जाती है कि भारत के नागरिक हैं या नहीं। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। उम्र जो है वो कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए। राष्ट्रपति में भी ऐसा था। ठीक है, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, राष्ट्रपति में भी ऐसा था। और वहां पर एक चीज आप देखे होंगे, राष्ट्रपति में क्या था कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। तो उसी को उलटिए यहाँ पे, यहाँ पर क्या होगा? तो राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। राज्यसभा का ये सदस्य नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है योग्यता में। ठीक है, चलिए उसके बाद वहां पर हम लोग पढ़े थे कि यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहते हैं कोई व्यक्ति, तो सबसे पहले उन्हें 50 प्रस्तावक और 50 अनुसमर्थक, प्रपोजर और सेकेंडर जुगाड़ करना होगा। तो यहाँ पर वो संख्या 20 है। ठीक है, 50 आपके नाम का प्रस्ताव रखना चाहिए, उनको प्रस्तावक कहेंगे, प्रपोजर, सॉरी 20, यहाँ पे 20 है ना, 20 प्रस्ताव रखेंगे और 20 जो है उसका समर्थन करेंगे। दैट मीन्स 20 और 20 टोटल 40 वोटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, इतना जुगाड़ करिए। 20 प्रस्ताव रखेंगे, 20 समर्थन करेंगे, तो 20-20 40 यदि आपके पक्ष में है, आपके पीछे हैं, तो आप जो है चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और जब चुनाव होगी तो जो वोट डालेंगे, तो यहाँ पर भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है, निर्वाचक मंडल होता है। ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज, निर्वाचक मंडल के द्वारा ही चुनाव किया जाता है उपराष्ट्रपति का। लेकिन थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है? देखिए, जब राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति के चुनाव में जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है वहां पर कौन भाग लेते हैं? तो वहां पर हम पढ़े थे कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, पूरा लोकसभा पूरा राज्यसभा नहीं, ओनली एंड ओनली कौन? निर्वाचित।
जो मनोनीत होते हैं ना, राज्यसभा में 12 मनोनीत होते हैं और लोकसभा में 2 मनोनीत होते हैं। हालांकि आजकल ये खत्म हो गया है, केवल ये राज्यसभा वाला 12 रह गया है। तो जो मनोनीत हैं वो भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के चुनाव में, केवल निर्वाचित। इसके अलावे जो राज्यों की विधानसभा है उसके भी निर्वाचित सदस्य भाग लेते। तो यहाँ ध्यान रखना है, राष्ट्रपति के चुनाव में केवल और केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चले आए तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे भाग लेंगे कौन? लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य। सभी कहने का मतलब क्या हुआ कि जो निर्वाचित है वो भी भाग लेते हैं और जो मनोनीत है वो भी भाग लेते हैं, दोनों ही भाग लेता है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस हुआ कि यहाँ उपराष्ट्रपति के चुनाव में सभी भाग लेंगे, जबकि राष्ट्रपति के चुनाव में वनली एंड वनली निर्वाचित भाग लेते हैं, ठीक। एक बात और क्या आप देख रहे हैं कि यहाँ पे उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा का कोई मेंबर या विधान परिषद का कोई मेंबर, मतलब स्टेट लेजिस्लेचर से कोई भी मेंबर जो है वो शामिल नहीं होता। स्टेट लेजिस्लेचर, विधानसभा, विधान परिषद से कोई भी जो मेंबर है वो उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल नहीं होता, जबकि यहाँ विधानसभा का निर्वाचित जो है वो शामिल होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद वोट डालने का तरीका और काउंटिंग करने का तरीका जो है राष्ट्रपति के समान ही है। हम थोड़ा सा राष्ट्रपति में समझाए थे इसको, एक चीज हम नहीं समझाए थे, उसको हम समझाएंगे जब हम पढ़ाएंगे चुनाव की प्रणाली। वहां बेहतर तरीके से समझ में भी आएगा और हमको भी संतुष्टि मिलेगा समझा करके, ठीक है। यदि समझ में ही ना आए तो मजा नहीं आता फिर पढ़ने में, और यदि समझ नहीं आए तो आपको फिर एग्जाम में काफी परेशानी होगी, कंफ्यूजन बना रह जाएगा। और हमारा प्रायोरिटी है कि आपको पूरी तरह से समझ में आए, ताकि आप एग्जाम हॉल में अच्छे से क्वेश्चन को हैंडल कर पाए। आप अच्छे से हैंडल कर पाएंगे तभी आपका मार्क्स ज्यादा आएगा, तभी आपका सिलेक्शन होगा, और सिलेक्शन हो तभी कुछ मतलब है, अदरवाइज फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमारा प्रायोरिटी आपका सिलेक्शन, इसलिए सारा चीज क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। चलिए, ये चीजें समझ में आ गई है आपको। नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर भी जो है 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा करना पड़ता है यदि चुनाव लड़ना चाहेंगे तो, ठीक। 1/6 वोट ले आते हैं तो ये पैसा वापस मिल जाएगा, और यदि इससे कम वोट लाते हैं तो 15,000 रुपया जो है ये जब्त मैंने फॉरफिट कर लिया जाएगा। इसी को कहते हैं जमानत की राशि जब्त हो जाना, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए आप लोग शक्तियां देखने से पहले आपको एक चीज ध्यान रख लेना क्या है कि हमारे देश में वरीयता क्रम है, प्रोटोकॉल होता है। जिस तरह से आपके फैमिली में सबसे पहले किनका स्थान आता है, नो डाउट आपके पापा का आता होगा, उसी तरह से हमारे देश में पहला स्थान किनका आता है? तो पहले स्थान पे आते हैं कौन? राष्ट्रपति, और दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं। दूसरे स्थान पे उपराष्ट्रपति आते हैं। हम कह सकते हैं हमारे देश में सबसे बड़ा संवैधानिक पद राष्ट्रपति का है और दूसरे नंबर पे जो है वो उपराष्ट्रपति का पद है, ठीक है। उसके अलावा हम यहाँ पे शक्तियां की बात करेंगे तो देखिए, इनकी जो शक्तियां और इनके जो कार्य हैं, ठीक है, वो उपराष्ट्रपति के तौर पे नहीं है। उपराष्ट्रपति के तौर पे इनका कुछ भी काम नहीं है, ठीक है। इनका एक जो काम है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में, एक इनका क्या काम है? राज्यसभा का सभापति के रूप में, और दूसरा इनका क्या काम है? तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, ठीक है। सामान्य दिनों में वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करते हैं। अब यदि वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम कर रहे हैं तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते क्या करेंगे ये? तो राज्यसभा की बैठकों का संचालन करेंगे, अनुशासन बनाए रखेंगे, बोलने का अधिकार देंगे, और जो को भी काम लोकसभा स्पीकर करते हैं, हम लोग पढ़ेंगे लोकसभा स्पीकर, वो सारा काम जो है ये करेंगे, राज्यसभा का सभापति है इसीलिए, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, जो राज्यसभा के और लोकसभा के या किसी भी सदन के जो हेड होते हैं, सभापति होते हैं, उन्हें निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट देने का अधिकार होता है। ये निर्णायक मत केवल तभी ये देंगे जब पक्ष और विपक्ष में दोनों का वोट बराबर हो जाए। दैट मीन्स मान लीजिए किसी बिल पर वोटिंग हो रहा है कि कितने लोग इसे पास कराना चाहते हैं, कितने लोग इसे पास नहीं कराना चाहते हैं। ऐसा हुआ कि 100 लोग पक्ष में हैं कि पास हो और 100 लोग विपक्ष में हैं कि पास ना हो, बराबर हो गया ना। तो ऐसी स्थिति में उपराष्ट्रपति निर्णायक मत देंगे। यदि वो अपना मत इधर दे देंगे तो इनका पलड़ा भारी हो जाएगा, इधर दे देंगे तो उनका पलड़ा भारी हो जाएगा। दैट मीन्स एक तरह से कह सकते हैं निर्णय हो जाएगा। इसलिए इसके वोट को क्या कहा गया? निर्णायक, इंग्लिश में कास्टिंग वोट, ठीक है। तो सभापति हैं इसलिए कास्टिंग वोट देने का अधिकार होगा, लेकिन कब? जब पक्ष और विपक्ष का वोट बराबर हो तब, अदरवाइज ये वोटिंग नहीं करेंगे, ठीक है। समझ गए? चलिए, और इन्हें जो सैलरी मिलती है, ठीक है, इन्हें सैलरी मिलता है वर्तमान में 4 लाख, राष्ट्रपति को 5 लाख मिलता, इन्हें मिलता 4 लाख। इनकी जो सैलरी है
वो संचित निधि पे भारित होता है। संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, कई फंड होते हैं, उसी में से एक फंड क्या है, संचित निधि। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस, तो ये जो बड़े बड़े पद है ना, उनकी सैलरी इसी फंड से दी जाती है। ठीक है, तो संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड पे भारित होता है। ठीक, अब इन्हें जो सैलरी दी जा रही है 4 लाख, क्यों दी जा रही है? क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किस रूप में प्राप्त होता है, तो प्राप्त होता इसीलिए है क्योंकि वो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति के नाते नहीं, क्योंकि उपराष्ट्रपति के नाते कोई काम है ही नहीं। ध्यान रखिएगा, एक सिंपल कॉन्सेप्ट आज जो आपको ध्यान रख लेना है वो क्या, कि काम के बदले जो है वो सैलरी मिलता है। काम के बदले ये कर क्या रहे हैं, तो राज्यसभा का सभापतित्व कर रहे हैं, राज्यसभा को चला रहे हैं, तो राज्यसभा का सभापति होने के नाते इन्हें सैलरी मिलेगा 4 लाख। समझ गए? ठीक, ये करेंगे सामान्य दिनों में, समझ रहे हैं? इसके अलावा यदि राष्ट्रपति अपने पद पर ना हो, उनका निधन हो जाए, त्यागपत्र दे दें, या फिर बीमारी के कारण यदि कार्य करने में असमर्थ हो, तो वैसे समय में ये कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाएंगे। ध्यान रखिए, यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति का भूमिका निभाएंगे तो फिर राज्यसभा का सभापति उस समय नहीं करेंगे। ठीक है, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में होंगे तब ये सभापति का कार्य नहीं करेंगे। ठीक, कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे। और हम क्या बोले, क्या कि काम के बदले सैलरी मिलता है। यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति की भूमिका में है तो राष्ट्रपति की भूमिका में, तो फिर इनका जो है सैलरी और इनकी जो शक्तियां हैं राष्ट्रपति के समान हो जाएंगी। दैट मीन्स ऐसे समय में उन्हें 5 लाख सैलरी मिलेगा और राष्ट्रपति को जो भी शक्तियां प्राप्त है और जितनी भी अन्य सुविधाएं दी जाती है उन सारी शक्तियों का जो है ये हकदार होंगे। समझ गए इन्हें? तो सामान्य दिनों में इन्हें राज्यसभा के सभापति के नाते 4 लाख की सैलरी मिलेगी, और यदि कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे तो फिर राष्ट्रपति की सारी शक्तियां और राष्ट्रपति के सैलरी और राष्ट्रपति के भत्ते इन्हें प्राप्त होंगे। ये चीज आज समझ गए होंगे शायद आप। ठीक है, अब आपको कंफ्यूजन भी शायद ना हो। ठीक है, कि इन्हें सैलरी कब किनका कैसे मिलेगा। ठीक है, काम के बदले सैलरी मिलता है, बस यही सिंपल सा तो फंडा है। ठीक है, चलिए एक और चीज है यहाँ पे आप ध्यान रख सकते हैं कि जो दिल्ली यूनिवर्सिटी होता है, ठीक है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसके ये चांसलर होते हैं, चांसलर। ठीक, ध्यान रखिएगा, सभी राज्यों में क्या होता है, स्टेट में क्या होता है, जैसे झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, तो यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी का जो चांसलर है वो राज्यपाल होता है, गवर्नर। चांसलर कौन होता है? राज्यपाल, गवर्नर। ध्यान रखिएगा। और वाइस चांसलर की नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट होती है गवर्नर के द्वारा। चांसलर होंगे जो वहां के उस राज्य के दैट मीन्स राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं, और वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या है, तो इसका चांसलर वहां का लेफ्टिनेंट जनरल, उपराज्यपाल नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी का चांसलर होंगे कौन? उपराष्ट्रपति। ठीक है, बाकी हर राज्यों में गवर्नर होते हैं चांसलर, लेकिन दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उपराष्ट्रपति हैं चांसलर। समझ गए इसे? ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो पदावधि है, ठीक है, इनका जो पदावधि है वो होती कितनी है? 5 वर्ष होती है। राष्ट्रपति का भी और इनका भी पदावधि जो है वो कितना है? 5 साल। लेकिन यदि ये 5 साल से पहले भी यदि चाहें तो त्यागपत्र दे सकते। किन्हें देंगे त्यागपत्र? याद रखिए, हम बताए थे कि यदि राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति किन्हें देते हैं अपना त्यागपत्र? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देंगे उपराष्ट्रपति को, और जब उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना हो तो वो देंगे राष्ट्रपति को। रेसिप्रोकल है एक दूसरे के, ये इनको देंगे और ये इनको देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, जब शपथ दिलाने की बात आती है, शपथ, ओथ, ठीक है, तो जो राष्ट्रपति हैं, राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा। ध्यान रखिएगा, ये डिफरेंस है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाया जाता सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा, लेकिन यही बात यदि हम उपराष्ट्रपति की करते हैं तो इन्हें शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाएंगे? राष्ट्रपति। ठीक, लेकिन जो हमारे राष्ट्रपति उनको शपथ कौन दिलाएंगे? तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। यहाँ पे अलग है। बोलिएगा क्यों अलग है सर? संविधान में ऐसी व्यवस्था है, जो व्यवस्था है वही आपको पढ़ना है। ठीक, चलिए, ये पदावधि हो गया और ये शपथ कैसे होता है वो हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या लगाया जाता है? महाभियोग। राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग, इम्पीचमेंट। हम वहां पे बताए थे कि यदि महाभियोग लगाना है तो महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी लाया जा सकता है। लोकसभा में भी लाया जा सकता है और
राज्यसभा में भी लाया जा सकता है। यदि लोकसभा में लाया जा रहा है तो 100 मेंबर होने चाहिए, मतलब एग्री महाभियोग लाने के लिए। तो 100 मेंबर यदि चाहें तो लोकसभा में ला सकते हैं, और यदि राज्यसभा में लाना चाहें तो 50 मेंबर चाहिए। हाँ, हम 1/4 बोले थे, 1/4 से कंफ्यूजन हो जाएगा, उस वीडियो में 1/4 बोले थे, उससे कंफ्यूजन होगा, इसलिए 100 और 50 ध्यान रखिएगा। ठीक है, लोकसभा में यदि प्रस्ताव लाना चाहते हैं तो 100 मेंबर हो समर्थन में तभी ये प्रस्ताव लाया जा सकता है, और राज्यसभा में 50। ठीक है, कहीं भी ला सकते हैं, ये राष्ट्रपति की बात है। लेकिन वही चीज यदि आप उपराष्ट्रपति पे चले आते हैं तो इनको हटाने का प्रस्ताव केवल और केवल राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। ठीक है, कहाँ लाया जाएगा? राज्यसभा में, लोकसभा में नहीं लाया जा सकता। इसको आप कैसे याद रखिएगा, राज्यसभा के सभापति होते हैं ना, सो हटाने का प्रस्ताव भी राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। ठीक है, और जब राज्यसभा में पास होगा तो लोकसभा भी सहमत होना चाहिए, लोकसभा भी सहमत होना चाहिए। क्वेश्चन पूछेगा उपराष्ट्रपति को कौन हटा सकता है उनके पद से, तो हम कहेंगे राज्यसभा लोकसभा की सहमति से हटाएगा। ठीक है, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो टर्म यूज करते हैं महाभियोग, लेकिन यहाँ उपराष्ट्रपति के लिए टर्म महाभियोग नहीं, यहाँ पे साधारण अभियोग यूज करते हैं। वैसे क्वेश्चन में अक्सर जो है महाभियोग भी लिख दिया जाता है, लेकिन ये महाभियोग नहीं होता, ये साधारण अभियोग है। ठीक है, महाभियोग टर्म केवल राष्ट्रपति के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये हो गए सारी चीजें। अब तक जो हमारे देश में उपराष्ट्रपति रहे हैं, हम जानते हैं कि हमारे देश के जो पहले उपराष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है कि नहीं, ये 1952 में बने। ठीक है, और पिछले वीडियो में आप यदि देखे हो नहीं देखे हो तो ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति बनने से जस्ट पहले ये रूस में राजदूत हुआ करते थे। 49 से 52 तक ये रूस में राजदूत रह चुके थे, और वहां से आए और उपराष्ट्रपति बने। ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया है, बाकी भी एग्जाम में पूछने की संभावना है, पूछ सकता है। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है ये 2 बार बने उपराष्ट्रपति, है ना, 2 बार उपराष्ट्रपति बने। उसके बाद आप लिस्ट देख लीजिएगा, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद, ठीक है, हामिद अंसारी ही, माने एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक हामिद अंसारी ही 2 ऐसे उपराष्ट्रपति रहे हैं जो 2 बार उपराष्ट्रपति बने। 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले एक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एक आपका हामिद अंसारी। ठीक है, और बाकी लिस्ट सारा दिया है, आप जरूर देखिएगा। और यदि हमारा पूरा नोट्स चाहिए या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास के बारे में कोई जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पे जो है व्हाट्सअप कर सकते हैं। कई स्टूडेंट पूछ रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे नंबर लिख दिए। ठीक है, चलिए, और आप नोट्स पढ़ लीजिएगा, बाय द वे कुछ छूटा तो वहां से